till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें आज हमारा नया टॉपिक है कॉलम बेस। अब ये कॉलम बेस होती क्या है? कॉलम होती है जब एक स्टील की एक कॉलम है, वो एक RCC फ्रेम पे लगी हुई है और जिसके बीच में RCC हो और इसके बीच में एक बेस प्लेट है, जिससे जो कॉलम का जो लोड है, जो फोर्स एक्सियल फोर्स है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है अपना RCC पेडेस्टल पे। इसे पेडेस्टल कहते हैं। इसे हम यहाँ पे इसका बेस भी फाउंडेशन कह सकते हैं, पेडेस्टल कह सकते हैं। ये हो सकता है कि इसका फोर्स होता है ना, जो यहाँ पे जो एक्सियल फोर्स लग रहा है F, वो इससे पास होके बेस प्लेट से पास होके RCC फाउंडेशन लगता है। ये अपना कॉलम बेस होती है। इसमें ये दो तरह की होती है, एक तो स्लैब बेस होती है और एक गजेटेड बेस होती है। अब इसमें कॉमन मतलब एक तरह से लॉजिकल अगर देखा जाए ना, तो लॉजिकल ये गजेटेड प्लेट और वो स्लैब बेस में एक फ़र्क होता है कि लॉजिकल देखा जाए तो कॉलम जब स्लैब बेस वो होगा जब कॉलम और RCC फाउंडेशन, जो RCC पेडेस्टल है, उसके बीच में सिर्फ एक बेस प्लेट होगी। सिर्फ बेस प्लेट होगी, मतलब अगर सिर्फ बेस प्लेट हुई तो वो अपना स्लैब बेस होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या फाइंड, अगर डिज़ाइन हो, अगर स्लैब बेस का अगर हमें डिज़ाइन करना हो तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकाली होती है। हमें निकालना होता है कि ये बेस प्लेट है ना, इसकी बेस प्लेट की हमें डायमेंशंस निकालनी होती है। ये L, B और T निकालनी होती है हमें इसकी। इस बेस प्लेट की आप ये निकाल दो और आपका स्लैब बेस आपका डिज़ाइन हो जाता है। यही होता है इसमें बस। और गजेटेड प्लेट में ऐसा होता है कि आपको दो निकालनी होती है भाई। एक तो ये होती है बेस प्लेट, फिर इसके साथ साथ यहाँ पे साइड में आपको गजेट प्लेट्स भी जोड़ देते हैं। वो गजेट प्लेट को की भी अपने को LBT निकालनी, मतलब वहाँ पे दो प्लेट की LBT निकालनी है, यहाँ पे सिर्फ एक बेस प्लेट की LBT निकालनी है, डायमेंशंस निकाले। ये होता है सिंपल अगर लॉजिकल डिज़ाइन देखा जाए तो, कि भाई हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ ये डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन निकाली और हमारा खत्म हो गया स्लैब बेस। तो ये इतना हार्ड नहीं है, देखते करते चाहिए और कोड को साथ में रखना है। यहाँ पे वैसे कोड की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें कैलकुलेशंस होती है पूरी। अब ये देखिए स्लैब बेस, भाई एक कॉलम से वही ट्राई क्वेश्चन से करते तो क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डिज़ाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम ISHB 300। यहाँ पे हमें सेक्शन दे रखा है, ये पहले से, ये जो सेक्शन है ये हमें पहले से ही दे रखा है। ये दे रखा ISHB 300 कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 1000 किलोमीटर। ये मैंने बोला एक्सियल फोर्स लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है 1000 किलोमीटर का। और M20 कंक्रीट, अब ये पता होगा अभी M20 कंक्रीट, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, अभी बेरिंग ये स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेस होती है कंक्रीट के अंदर M20, भाई हमें पता हो तो न्यूटन पर mm स्क्वायर के हिसाब से, है ना। इज़ यूज फॉर फाउंडेशन, जो ये RCC फाउंडेशन है, ये स्लैब बेस में जो RCC फाउंडेशन ये M20 ग्रेड की है ये, है ना। और अपने पास क्या है, प्रोवाइड वेल्डेड कनेक्शन मतलब यहाँ पे जो ये कॉलम है, कॉलम और ये बेस प्लेट है, इनके बीच में अपने को यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। ये है सिंपल अपने को एक क्वेश्चन जो होता है इसका। अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले निकालना होता है जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट कितना लोड बेयर कर सकते हैं, इसके अंदर क्या पावर, मतलब इसकी LSM के हिसाब से इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास 0.45 FCK। ये होता है, आप निकाले कंक्रीट का अपने पास कोड निकालिए IS 456/2000 पे, क्लॉज नंबर 34.4 पेज 66 पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूला है 0.4 FCK। FCK अपने पास क्या होता है M20, तो 20 अपने पास FCK होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो अपने यहाँ पे पुट किया तो 9 पर mm स्क्वायर अपने पास ये बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब ये पेडेस्टल है, जो RCC पेडेस्टल है, इसका अपने पास यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेंथ है इसकी। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे डाल रहा है वो फोर्स से रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। भाई हमारे को कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है, इस बेस प्लेट में हमको कितना एरिया चाहिए ये देखना है हमको। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, लोड बोपन में बेरिंग स्ट्रेस। अब इसके बारे में भाई मैं बेरिंग स्ट्रेस का बताऊँ, ये फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मूला होता है जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड इनटू का एरिया, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ये वही चीज़ है, स्ट्रेस होता है ना लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ये वही है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है। बेरिंग स्ट्रेस अपन ने निकाल लिया, अपने को एरिया रिक्वायर्ड निकालना है, तो अपन ने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, ऐसे देखो भाई, ये होता है अपने पास फॉर्मूला P/A, ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये एक स्ट्रेस निकालने का। तो ये स्ट्रेस होता है, ये इसमें कर दिया अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया एरिया रिक्वायर्ड, लोड अपन ने बेरिंग, लोड हमें दे रखा है, बेरिंग हमने निकाली, तो हमारे पास ये आया 111 mm स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड है। अब हम ऐसे साइज़ की प्लेट लेंगे जो प्लेट
इस एरिया से बड़ी हो, मतलब हमारा जो ये रिक्वायर्ड एरिया है वो उस प्लेट की एरिया इस रिक्वायर्ड एरिया से बड़ी हो। तो हमने यहाँ पे 360 और 310 करके यहाँ पे हमने ले ली। अब ये कैसे ली, इसका भी एक अलग तरीका होता है भाई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये भी समझाता हूँ कैसे करते हो। तो हमने वो लेंथ, प्लेट का लेंथ और ब्रेथ हमने कैसे ली वो हम देखते हैं। कि सपोज़ कीजिए ये हमारे पास एक बेस प्लेट है ना, ये हमें बेस प्लेट दे रखी है। ये बेस प्लेट पे 4 बोल्ट्स होते हैं, जो हमेशा ये 4 बोल्ट्स ही होते हैं, याद रखना। इसके बीचों बीच होता है सेक्शन अपना। ये कॉलम क्या है, ये अपना आई सेक्शन है अपना ये कॉलम। तो हमारे पास यहाँ पे आई सेक्शन लगा दिया हमने, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ये आई सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसका लेंथ तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला था एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इज वो ग्रेटर देन ए एरिया रिक्वायर्ड। मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय, मतलब एक्स क्या है भाई, यहाँ पे ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। मतलब जो लेंथ इनटू का ब्रेथ जो एरिया है ना, वो बड़ा होना चाहिए एरिया रिक्वायर्ड से। तो ये कैसे होता है, जो अपने ये डिस्टेंस होती है, ये होती है अपनी बी, सॉरी ये अपनी ए होती है। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो अपनी ए होती है, और ऊपर से जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है यहाँ तक की वो होती है बी होती है। ये अपने को पता है, ये ब्रेथ ऑफ फ्लेंज होता है, ये ब्रेथ ऑफ फ्लेंज है, और ये हाइट है अपनी उसकी, ये अपने सेक्शन की हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी सेक्शन की हाइट है। अब यहाँ पे एक वो रूल होता है कि भाई हमारा जो ए होगा ना वो बी के बराबर होगा, ए होगा हमारा बी के बराबर होता है, ये पक्की बात होती है। क्योंकि हमें जब ए बराबर बी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हम जब सेक्शन को इसमें रखेंगे तो हम कॉलम जो होगा वो कॉलम स्टेबल रहे, कि भाई अगर थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है तो कंक्रीट में डिफॉर्मेशन आएंगे और कॉलम गिर सकता है। तो कॉलम मिड में होना चाहिए, कॉलम एकदम परफेक्ट दूरी पे होना चाहिए हर दिशा डायरेक्शन से। तो हमारे पास ए और बी, हमें तो हमारे उस ए और बी कैसे निकालते हैं, हमारे पास ए और बी ये हम कैसे निकालेंगे, ये एक्स और वाई। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, तो ए प्लस एच, मतलब एच प्लस का ए होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारा एक्स। और जो वाई है वो वाई क्या होता है, वाई होता है हमारा बी प्लस का बी, ये बी यहाँ पे है ना, प्लस का यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज, ये मैंने बताया था ये ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज होती है, ये बी एफ, ये होता है ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज, ये हमारे यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया हमारे y की, और ये हमारी x की हो गई। जैसे मैंने बताया भाई a बराबर b के बराबर होता है, तो या तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे या तो इसमें a सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर यहाँ b सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है भाई x मल्टीप्लाई y है ना, तो ब्रैकेट में 2a प्लस का h, ये ब्रैकेट y चीज़ ये है, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y के अंदर a, ये b की जगह a रख देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये आएगा हमारे पास 2a प्लस का BF, ये होता है हमारा ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे निकाल सकते हो a की वैल्यू, फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो b की वैल्यू, जिसके आप a की वैल्यू b की वैल्यू निकल जाएगी, जिसके पास x और y आपके पास निकल जाएगा। एक ये तरीका होता है, और एक आप अगर आपके पास कैलकुलेशंस आपकी अच्छी चलती है, अगर आपको कैलकुलेशंस भाई आपको पता है भाई किस प्लेट को कैसे साइज निकालनी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 360 इंटू का 310, हमारे पास यहाँ पे ये आ गई प्लेट, ये इसका ये 600 है, 1111600, ये हमारे इससे रिक्वायर्ड से बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेफ हो गया, ठीक है, ये ग्रेटर देन ये हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे प्लेट ये सेफ हो गई। अब हमारे नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे मैंने बताया था ए और बी होता है भाई, एक ये कॉलम जब हमने रखी है तो यहाँ पे परफेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए हर जगह, तभी ये प्रोजेक्शन, मतलब ये एक तरह से हम एलिवेशन, हम ये ऊपर से देख रहे हैं, हम इसको कॉलम को हम अबव से देख रहे हैं, तो यहाँ से हमको ऐसे दिखाई देता है कॉलम। तो हमें अगर आपको यहाँ पे अगर आपने सपोज कर ली भाई, अगर आपने ए और बी अगर आपने सपोज कर ली, तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस मेथड से किया, जैसा मैंने बताया ये मेथड से किया, तो आपकी ए और बी निकल जाती है, और आपको फिर सपोज नहीं करना, फिर आपको ये प्रोजेक्शन का निकालना, तो आप प्रोजेक्शन पहले ही निकाल चुके होते हो साथ में। अब प्रोजेक्शन कैसे निकलता है यहाँ भी देख लेते हैं। प्रोजेक्शन कैसे है, टू बैलेंस द कॉलम फोर्स इक्वली फोर्स को है ना, हर जगह इक्वली होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट काम करती है, ये अपने जो आरसीसी जो पेडेस्टल है, इस पॉइंट लोड को आरसीसी पेडेस्टल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है बेस प्लेट। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे ए निकालेंगे हम। ए कैसे निकालते हो, एल, ये हमारे पास एल, ये टोटल, ये एल टोटल माइनस का एच, सॉरी
एल टोटल, ये एल टोटल माइनस का ये एच, तो हमारे पास 2 ए आ गए और हमें पता है ए और ए तो बराबर ही होता है, तो यहाँ पे 360 माइनस का 300, हमारे पास 300 है, एच 360 है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास 30 आ गया हमारे पास, क्या भाई 60 आया, 60 डिवाइड बाई 2 किया तो 30 हमारे पास आ गया, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 30 है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे हमने जैसे बताया था भाई ए बराबर ई होता है, या तो आप इसको ऐसी चीज़ कर लो कि भाई यहाँ पे हमने डायरेक्ट 30 ले लिया फिर बाद में, या फिर इसका एक सीधा सीधा कर लो कि भाई ये जो बी है, बी कैपिटल बी माइनस का ब्रेथ ऑफ फ्लेंज कर दो तो हमारे पास 30 आ जाता है, वो भी बात हो जाती है। यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेथ निकाली और आपने यहाँ पे एरिया निकाले। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसकी थिकनेस निकालनी है ना। थिकनेस के लिए पहले हम यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे इसकी वजह से जो ये बेस प्लेट जो ट्रांसफर करे यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म लोड क्या ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे देखते हैं भाई। इंटेंसिटी हमें पता होता है कि यहाँ पर पॉइंट लोड डिवाइडेड बाय उसका एरिया कर दो ना आप। अगर बीम होती है तो पॉइंट लोड डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ, अगर प्लेट है तो पॉइंट लोड डिवाइडेड बाय उसका एरिया कर दो, तो आपके पास यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म लोड आ गया, मतलब ये आपके पास आ गया। यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी आ गई, तो अब थिकनेस निको प्लेट निकालेंगे। थिकनेस ऑफ प्लेट का फॉर्मूला है अपने पास क्लॉज में 4.3.1 पे है, पेज नंबर 48 पे। ये अपन अब यहाँ पे स्टील काम में ले रहे हैं, हमने सबसे पहले स्टेप में कंक्रीट काम ली थी, अब यहाँ पे स्टील का कोड काम में लेंगे। यहाँ हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, हमने सब वैल्यूज़ की, तो हमारे 7.88 की, तो हमने 12 हमने सपोज कर ली, 12 mm की प्लेट हमने आगे थोड़ी सेफ्टी के लिए 12 mm की प्लेट हमने सपोज है थिकनेस, मतलब ये जो प्लेट ये बेस प्लेट है इसकी हमें थिकनेस मिल गई, इसकी हमें थिकनेस मिल गई, इसकी हमें एल मिल गई, इसका बी, मतलब हमारा क्वेश्चन एक तरह से ख़त्म हो चुका। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में कहा है कि अगर डिज़ाइन और स्लैब बेस है तो हमारा यहाँ पे डिज़ाइन स्लैब बेस हो चुकी है। अब हम यहाँ पे करना है प्रोवाइड वेल्डेड कनेक्शंस, ये एक अलग स्टेप हो जाता है भाई। आप यहाँ पे जब ये कॉलम इस पर चिपक रही है भाई, कैसे लगी हुई है, वेल्डेड कनेक्शन से लगी हुई है। अब कनेक्शन कैसे निकालें, सबसे पहले हमें पता है कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, ये SW है, ये SW मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। जो हमने वेल्डिंग करी, जो हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ होती है FE/√3 गामा MW। ये हमारी स्ट्रेंथ होती है वेल्ड की, हमारी स्ट्रेंथ होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने ये सपोज कीजिए भाई, यहाँ पे हमने जो 4 बोल्ट है, जैसे मैंने बताया था 4 बोल्ट होते हैं, यहाँ पे हमारे 4 बोल्ट हमने माने हैं, ये हमें 4 बोल्ट 20 mm के माने, यहाँ पे हमने सपोज करके कर दी, छोड़ दिया। यहाँ पे यही चीज़ होती है, ये 4 बोल्ट हमने 20 के मान लिए यहाँ पे, है ना, 20 mm के। यहाँ पे इसका बोल्टेड कनेक्शन खत्म हो गया, अब वेल्डेड कनेक्शन करना है, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गई 189.37 Nm की, हमारे पास ये स्ट्रेंथ आ गई। अब एक डिज़ाइन कंडीशन होती है कि भाई ये सही हुआ, ये जो कनेक्शन करे वो सही हुआ नहीं हुआ, इसकी एक डिज़ाइन कंडीशन होती है। डिज़ाइन कंडीशन ये होती है कि थ्रॉट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ, मतलब जहाँ जहाँ पे वेल्ड की लेंथ, जहाँ जहाँ जितना वेल्ड लग रहा है ना उतना वो बराबर होता है PU, मतलब हमारा जो फैक्टर्ड लोड लग रहा है उसके बराबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, मतलब हमने जो डिज़ाइन किया वो सही है। अब यहाँ पे हम क्या, हमारे पास क्या चीज़ अननोन है, हमारे पास थ्रॉट थिकनेस अननोन है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाली और हम LW भी निकाल सकते हैं। LW कैसे निकालते हैं, अब LW देखते क्या होता है। LW मतलब होता है कहाँ कहाँ पे वेल्ड लगेगी, वेल्ड कहाँ कहाँ लगेगी भाई, ये एरिया, ये यहाँ पे जिसका पैरामीटर है, इस सब पैरामीटर पे लगेगी। पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम भाई, ये 2B है, पहले तो H, ये टोटल H ले लेंगे, यहाँ से हम HQH ले लेंगे, ये 2 हो गई, प्लस का 4BF क्या है, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हो गई। अब ये जो है ना, ये थिकनेस माइनस करनी होगी इसके लिए, तो -2 × 10.6 की ये थिकनेस ऑफ वेल्ड, वो थिकनेस ऑफ वेब है, ये थिकनेस ऑफ वेब हमें को स्टील टेबल से मिल जाएगी। यहाँ पे BF की भी हमें स्टील टेबल मिल जाएगी और H भी हमें स्टील टेबल से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है कि लेंथ, हमारे इफेक्टिव लेंथ आ गई मेरे पास, जहाँ जहाँ पे हमारा यहाँ पे वेल्ड काम कर लगा रहा हुआ है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास LW आ गए 1542.4 mm, ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ वेल्ड, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गई। अब थिकनेस ऑफ वेल्ड, थ्रॉट थिकनेस क्या होती है, जैसे मैंने बताया था वेब कनेक्शंस के अंदर कि पेज नंबर 78 टेबल 22 में एंगल्स के हिसाब से थ्रॉट थिकनेस बता देती है कि उसके अंदर KL होता है, आपको पता हो तो भाई K मल्टीप्लाइड बाई S थ्रॉट थिकनेस होता है, K मल्टीप्लाइड बाई S होता है साइज ऑफ वेल्ड, और K हमारा होता है कांस्टेंट भाई, एंगल के हिसाब से कांस्टेंट भाई। अगर एंगल 60 to 90 है तो हमारा कांस्टेंट 0.7 होता है, और उसकी फर्दर जा रहा है भाई, अगर वेल्ड ऐसा हो गया, फर्दर हो गया
ऐसे वेल्ड लग रहे तो उसका हर एक का कॉन्स्टेंट चेंज होता जाता है। तो हमारे पास ये है हमारे पास, तो हमारे पास इससे हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसको, हमने ये चीज़ इसमें पुट कर दी, एस डब्ल्यू पुट की, एल डब्ल्यू पुट की, और पी हमारे पास है ही शुरुआत से, यहाँ पे पी है। तो हमारे पास साइज ऑफ वेल्ड हमारे पास आ गया 4.89 इस, अपन ये इसको मान लिया 6 mm, मतलब हमारे पास ये जो वेल्डेड की हमने, ये हमारे पास आ गई 6 mm की वेल्ड हो गई। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पे वेल्ड की नहीं पूछे जाए, अगर एग्जाम में हमारे को वेल्ड नहीं पूछा भाई वेल्ड करना है नहीं करना है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे प्रोवाइड वेल्ड कनेक्शन कहाँ है, अगर ये हो, ये 50-50% चांसेस होते हैं कि आपको वेल्ड कहा ही नहीं जाए, तो आपका क्वेश्चन ये 6 स्टेप पे ही खत्म हो जाता है। भाई आपने थिकनेस निकाल दी, यहाँ आके आपको क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, आपको प्रेशर इंटेंसिटी निकालने की भी जरूरत नहीं है, देखा जाए तो आप प्रेशर इंटेंसिटी इसलिए निकालते हैं भाई बेस प्लेट जो कॉलम का जो पॉइंट लोड आ रहा है उसको यूनिफॉर्म में कैसे चेंज कर रही है, वो चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब, यहाँ पे बेसली हमारे को ऑल टू ऑल हमें पता क्या चला, हमने निकाला क्या, हमने निकाला लेंथ, तो बेस प्लेट की लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस निकाली। हमारे पास यही एक चीज़ होती है, बस एक छोटी सी चीज़ निकाल लो और आपका स्लैब बेस खत्म हो गया, यही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।